नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जबरदस्त सियासी हलचल है। पाकिस्तानी फौज ने वजीर आजम इमरान खान को देश की जनता को एड्रेस करने से रोक दिया है। विरोधी दल के नेता शहबाज शरीफ को वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिलने लगा है, लेकिन इमरान खान डटे हुए हैं, ऐलान कर दिया कि आखिरी बॉल तक खेलेंगे। हालांकि ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि इमरान खान हिट विकेट हो चुके हैं, उन्हें मैदान से बाहर चले जाना चाहिए। जो नंबर्स हैं वो भी इमरान खान के खिलाफ हैं। फौज ने तय कर लिया कि अब इमरान खान को हटा दिया जाएगा। बाकी सब सियासी पार्टियां इस खेल में फौज के हाथ की कठपुतली है। सहयोगी पार्टी एमक्यूएम विरोधी दलों के साथ खड़ी हो गई है। इमरान की पार्टी के 24 मेंबरान साथ छोड़ गए हैं और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष इमरान के खिलाफ एकजुट है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जमहूरी वतन पार्टी के साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तक सब के सब साथ साथ हैं। इमरान खान का कहना है कि उनकी सरकार गिराने की इंटरनेशनल साजिश हुई है। उन्होंने दावा किया था वो इसे साबित करेंगे, लेकिन विरोधी दलों का कहना है कि उनके पास 175 एमपीज का सपोर्ट है। मेजॉरिटी के लिए 172 की जरूरत होती है, इसलिए इमरान खान अब मेजॉरिटी खो चुके हैं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने आज ऐलान किया कि शहबाज शरीफ जल्दी ही पाकिस्तान के नए वजीर आजम होंगे। हालांकि ये सब दावे हैं, फाइनल पिक्चर भी बाकी है। सवाल यह कि आगे होगा क्या। पाकिस्तान में जो सियासी जंग छिड़ी है उसका नतीजा क्या होगा। असली फैसला आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हाथ में है, जिन्होंने आज इमरान खान से मुलाकात की। इस मुलाकात की डिटेल आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल कल देर रात जब एमक्यूएम ने इमरान का साथ छोड़ने का ऐलान किया तो लगा कि अब इमरान खान हार मान लेंगे, लेकिन इमरान खान ने कहा अभी भी उनकी सरकार बचने के 80% चांसेस हैं। उसके बाद इमरान ने कैबिनेट की मीटिंग की, फिर कुछ जर्नलिस्ट को बुलाया गया। दावा यह था कि इमरान खान वो चिट्ठी दिखाएंगे जिससे साबित हो जाएगा कि विदेशी ताकतें उनकी सरकार गिराने की साजिश कर रही हैं। फिर खबर आई कि इमरान खान शाम 5 बजे कौम से इंतखाब करेंगे, एक मैसेज टू नेशन देंगे, देश के नाम संदेश। लेकिन इमरान ने न चिट्ठी लिखी न कौम से मुखातिब हुए। असल में कैबिनेट मीटिंग के फौरन बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम वजीर आजम से मिलने पहुंचे और थोड़ी देर बाद खबर आ गई कि इमरान का एड्रेस टू नेशन कैंसिल हो गया है। आप समझ सकते हैं कि इस मीटिंग में क्या बात हुई होगी। एक तरफ विपक्ष की मोर्चेबंदी और दूसरी तरफ आर्मी चीफ का फैसला। सबको लग रहा था इमरान अब तो घुटने टेक देंगे, इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इमरान खान के करीबी और पाकिस्तान के होम मिनिस्टर शेख रशीद ने कहा वजीर आजम मैदान छोड़ने वालों में नहीं है। इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ने वाला प्लेयर है और वो लड़ेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, आखिरी बॉल पे भी लड़ेगा, आखिरी गेंद पर भी इतवार के रोज वोटिंग पे होगा। और मुमकिन है कि इन कैमरा जो है वो असेंबली का भी खिताब करें, शाह महमूद करे या प्राइम मिनिस्टर करे, ये फाइनल नहीं है, लेकिन आखिरी बॉल आखिरी ओवर तक लड़ेगा। और उन मुल्क दुश्मनों को, उन गैर मुल्की सरमाए पर सियासत करने वालों को और उन लोगों को जिन्होंने हमेशा इस मुल्क में इसकी इज्जत और इसके वकार को गैर मुल्की पैसों से नुकसान पहुंचाया। इमरान खान के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो जब जब मीडिया के सामने आते हैं तो ऐसा लगता है वो क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे हो। शेख रशीद के बाद इमरान खान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने कहा आखिरी ओवरों में गेम बदल जाएगा, आखिरी बॉल तक गेम जाएगी और इंशाल्लाह ताला इस वक्त जो सूरत हाल है वो 92 के वर्ल्ड कप पर है। लग रहा है हम पीछे हैं, नहीं पीछे। अभी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जब गेम पलटेगी तो सारे देखेंगे। पता यह लगा कि जनरल बाजवा ने इमरान से सख्त लहजे में कह दिया कि वो न तो राष्ट्र को संबोधित करेंगे, न ही वो चिट्ठी पब्लिक करेंगे
जिसमें उनकी सरकार के खिलाफ साजिश का दावा किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया कि इमरान खान कोई भी चिट्ठी पब्लिक के सामने नहीं लाएंगे। हालांकि जनरल बाजवा और इमरान खान की मीटिंग के बाद इमरान खान के बेहद करीबी सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि सरकार नहीं गिरेगी, साजिश कामयाब नहीं होगी, नेशनल असेंबली में वोटिंग होगी और इमरान खान ही जीतेंगे। बैरूनी जो साजिश है, जो इधर के लोगों ने मिलकर बैरूनी एक साजिश की है, उसको फिलहाल नाकाम बनाना है। सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। और ये मैं वही कह रहा हूँ कि वोटिंग में आप देखिएगा। खत के हवाले से जो तफसील सामने आई है वो बताएंगे क्या? देखें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये डायरेक्टली मेंशन है इस खत के अंदर, इस मरासले के अंदर, कि इसमें अदम एतमाद का मेंशन है। और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को हटा देते हैं, अदम एतमाद से इमरान खान को हटा देते हैं तो सारा कुछ माफ हो जाएगा, और अगर नहीं हटाते हैं तो फिर इसके खतरनाक नताइज होंगे पाकिस्तान के लिए। तो ये पाकिस्तान पर हमला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला है, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी पर हमला है, जो एक मर्द बुरान वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक आज़ाद खारजा पॉलिसी दी है। हम किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब नहीं चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट को देखना है। पाकिस्तान जो है अपने इंटरेस्ट में काम करेगा। ये हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी है। और कुछ हल्के हैं जिनको ये काबिल कबूल नहीं है, और ये लोग उनके साथ मिलके साजिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये साजिश नाकाम हो गई है और तकरीबन हो चुकी है। इमरान खान और उनके करीबी दावा तो कर रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन सब जानते हैं कि पाकिस्तान की फौज इमरान के खिलाफ है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली इमरान के खिलाफ है। जिन साथी दलों के भरोसे इमरान खान की सरकार चल रही थी वो सब साथ छोड़ चुके हैं। इमरान खान की अपनी पार्टी के 24 एमपीज बगावत कर चुके हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद में उनकी मीटिंग चल रही है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज पूरी तरह एकजुट हैं। आज विरोधी दलों के नेताओं ने अपनी यूनिटी का मुजाहरा भी किया, और सबसे बड़ी बात है कि आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी एमक्यूएम भी ऑपोजिशन के साथ चला गया। एमक्यूएम के 7 एमपीज हैं जो अब तक इमरान खान की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एमक्यूएम ने अब इमरान खान की सरकार के खिलाफ वोट करने का ऐलान कर दिया है। एमक्यूएम को कराची के मुहाजिरों की पार्टी कहा जाता है। इस पार्टी का आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 36 का आंकड़ा है। पीपीपी को मुहाजिरों का कातिल कहा जाता है, लेकिन एमक्यूएम-पी के 2 मंत्रियों ने इमरान सरकार से इस्तीफा दे दिया। उनके लीडर ने आज विपक्ष के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा वो अपोजिशन के साथ है। इमरान खान को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, ये उनकी मांग है कि हमारा ये मुआहदा ना सिर्फ इनसे बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और मुत्तहिदा अपोजिशन से मशरूत नहीं था अदम एतमाद की तहरीक में साथ देने का। हमने जब कल मुआहदों पे को फाइनलाइज कर लिया है तो आज मैं इसका ऐलान कर रहा हूँ कि इस तब्दीली में हम आपके साथ होंगे, और हम ये दुआ करते हैं कि ये तब्दीली पाकिस्तान के आम आवाम के लिए की ज़िंदगियों में भी तब्दीली लाए। तो बड़ी साफ बात है, एमक्यूएम-पी के पास 7 एमपीज हैं, वो तब्दीली चाहते हैं, इमरान को हटाना चाहते हैं। इमरान की एक और सहयोगी पार्टी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस भी सरकार से अलग हो गई है। अब अगर इमरान खान की पार्टी के सभी सांसद भी उनके फेवर में वोट कर दें, कोई बगावत ना करे, तो भी इमरान के पास मेजॉरिटी नहीं है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 342 मेंबर होते हैं, 1 सीट खाली है। मेजॉरिटी साबित करने के लिए 172 सांसदों के सपोर्ट की जरूरत है। ऑपोजिशन का दावा है कि उसके पास 175 एमपीज का सपोर्ट है, और अब इमरान खान के सामने कुर्सी छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दरअसल 22 करोड़ अवाम का मुकदमा है जो आज ये मुत्तहिदा अपोजिशन और उनके साथ जिस तरह बाप के खालिद मक्की साहब और आज एमक्यूएम ने ऐलान किया है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि जमहूर का तरीका ये है और एक रवायात ये हैं कि फिर प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आज वो इस्तीफ़ा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें। मुझे उम्मीद है, उनसे उम्मीद तो नहीं लेकिन होपिंग अगेंस्ट होप,
कि अगर वो इसको करेंगे तो एक नया वो एक बाप एक रवायत कायम करेंगे। इस बात की बहुत चर्चा है कि अब शहबाज शरीफ को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। फौज उनके पीछे है। और आज जब शहबाज शरीफ इमरान खान को इस्तीफा देने की सलाह दे रहे थे, उस वक्त उनके साथ मुत्तहिदा मजलिस अमल के मौलाना फजलुर रहमान, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के नेता मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान अब देश के वजीर आजम नहीं रहे, उनका जमाना चला गया। अब वजीर आजम साहब का अक्सरियत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। मैं शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सही और स्टेटमेंट स्पिरिट में चैलेंज दिया है वजीर आजम साहब को कि वो इस्तीफ़ा दे। हम समझते हैं कि वजीर आजम साहब ने इस वक्त तक, इस मौके तक इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई हैं, मगर वजीर आजम साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो वजीर आजम नहीं रहा। या इस्तीफ़ा देना है या आप इतना देर नहीं भाग सकते हो। आए पार्लियामान का सेशन कल ही है, कल ही वोटिंग रखते हैं और इस मामला को सेटल करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। साफ व शफाफ इंतखाबात के इस्लाहात पे अपना काम शुरू कर सकते हैं और पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र, जमहूरियत का बहाली का सफ़र, मुआशी बहरान से निकलने का सफ़र का आगाज़ हो सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये एक सबसे बड़ी पार्टी है। इसके दो बड़े लीडर हैं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रेसिडेंट हैं। नवाज शरीफ का फौज से समझौता हो गया है। फौज नवाज शरीफ के भाई को वजीर आजम बनाना चाहती है। पब्लिक के बीच मरियम भी बड़ा चेहरा है, लेकिन नवाज शरीफ फिलहाल मरियम को पार्टी में रखना चाहते हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की बात सबसे ज्यादा चल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर है। बिलावल भुट्टो ने ही इमरान खान को सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया था। पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे सिंध में उनकी पार्टी की सरकार है। उनकी मां बेनजीर भुट्टो मुल्क की वजीर आजम रही। उनके पिता आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे। उनकी पार्टी के पास 54 एमपी है। बिलावल इमरान के खिलाफ विपक्ष की मोर्चेबंदी के अहम किरदार हैं। आज बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया, बहुत जल्द शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आजम होंगे। खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला मुल्क का वजीर आजम मुंतखब होगा, जिस तरीके से और जिस अंदाज से सारे जमातों ने पहले दिन से इसी मिशन पे काम किया है, मिल के मेहनत किया है, ये तारीख का हिस्सा बनेगा कि ये हुकूमत जो गैर जमहूरी तरीके से हम पे मुसल्लत किया गया, पाकिस्तान के सियासी जमातों, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने जमहूरी हथियार अपना के पार्लियामान का सिस्टम में रह के और पार्लियामान को इस्तेमाल करके इसका खात्मा का बंदोबस्त किया है और इंशाअल्लाह ताला आगे पाकिस्तान की अवाम के लिए और मज़ीद खुशखबरी मिलेगी। जमीयत उलेमा इस्लाम के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान भी विपक्षी खेमे में शामिल हैं। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टियों के अलायंस मुत्तहिदा मजलिस अमल को लीड करते हैं, जिसके पाकिस्तान असेंबली में 15 मेंबर हैं। इस लिहाज से मौलाना फजलुर रहमान का पाकिस्तान के अपोजिशन में बड़ा रोल है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अब इमरान की कुर्सी नहीं बचेगी, झूठ पट्टी की सियासत का अब अंत होकर ही रहेगा। ये फैसला कि वो अदम एतमाद की तहरीक में
मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ देगी। मैं इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ और पूरा PDM और पूरा हिज़्ब इख्तिलाफ इसका खैर मकदम करता है। यकीनन ये फ़ैसला न सिर्फ कराची, न सिर्फ सिंध, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक सियासी यकजहती का इजहार है और जिसके समरात पूरे मुल्क को और पूरे कौम को पहुँचेंगे। 3.5 पौने 4 साल पहले जिस ड्रामे का आगाज़ हुआ था उसका ड्रॉप सीन हो गया है। चर्ब ज़ुबानी, नुमाइश और झूठ पर मबनी सियासत का आज खात्मा हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान की अदावत पुरानी है। मौलाना ने इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोला था, बड़ी ज़बरदस्त पब्लिक रैलियां उनके खिलाफ की थी और इमरान खान फजलुर रहमान को डीजल कहकर पुकारते हैं। इसलिए आज जब मौलाना फजलुर रहमान बोले तो उनकी बातों में इमरान खान के लिए तल्खी साफ दिखाई दी। सुना है कि वो कौम से खिताब करेगा। अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है, पानी पुल के नीचे से भी गुजर चुका है और तेरे लिए चाटने के लिए भी एक बूंद नहीं रह गया है। अगर आपके अंदर कुछ भी अखलाकियात का कुछ आपके अंदर है, आपको आज इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे पास इन सियासी जमातों के, जिसमें जनाब खालिद मकसूद साहब तशरीफ़ फरमा है, खालिद मकबूल साहब तशरीफ़ फरमा है, इन फैसलों के नतीजे में हमारी तादाद इस वक्त 175 की है, जबकि हमें ज़रूरत सिर्फ 172 की है। तो लिहाजा ये कहना कि मेरे खिलाफ आलमी साजिश हुई है, मैं बताना चाहता हूँ आलमी साजिश उस वक्त हुई थी जब इमरान खान को इक़्तिदार में लाया जा रहा था। बलूचिस्तान सूबे की 2 बड़ी पार्टियां भी इमरान खान के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। बलूचिस्तान आवामी पार्टी इमरान खान सरकार से अलग हो चुकी है। नेशनल असेंबली में उसके भी 4 मेंबर्स हैं जो अब इमरान के खिलाफ वोट देंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल भी इमरान सरकार के खिलाफ है। इस पार्टी के पास भी 4 MPs हैं। आज इसके चीफ अख्तर अली मेंगल ने कहा कि इमरान खान हिट विकेट हो चुके हैं, अब मैदान से बाहर चले जाएं, इसी में भलाई है। गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये वाज़ेह कह दिया था कि जी वो ना क्लीन बोल्ड होंगे, ना कैच आउट होंगे, ना ही रन आउट होंगे, वो हिट विकेट होंगे और उसके अपना ही बल्ला जो है उसकी विकेटों में लग चुका है अभी। अब ऐसे मौके पर जब वो मुकम्मल अक्सरियत खो चुके हैं, खान साहब आपका शायद खेल के मैदान में इतना तजुर्बा हो, लेकिन आपके उस तजुर्बे से ज़्यादा हमारा जो है सियासत का तजुर्बा कई गुना ज़्यादा है। बहैसियत एक आपके पुराने इत्यादी के सियासत के उस दायरे में रहते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जब आप अक्सरियत खो चुके हैं तो उस सियासत और अखलाकियत की बदौलत आप जो है मुस्तीफ़ा हो जाएं। अब ये बैनुल-अक़वामी साजिशों का जो चूरन है वो बहुत पुराना हो गया भाई। ये तो बैनुल-अक़वामी साजिशें जो है 1947 से चली आ रही हैं, कभी किस पर, कभी किस पर, कभी कोई किस मुल्क का एजेंट था, कभी कोई किस मुल्क का एजेंट है। अब ये चूरन बिकने वाला नहीं है, कोई नया चूरन देखें, कोई नई दुकान खोलें। पाकिस्तान में सस्पेंस बहुत है। ये साफ है कि नंबर गेम में इमरान खान पीछे हैं, फौज ने उनका खेल खराब कर दिया है, लेकिन इमरान के करीबी अभी भी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं और विरोधी दल पूरे दमखम के साथ कह रहे हैं कि वो अब सरकार बनाएंगे। शहबाज शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर होंगे
और जब भी पाकिस्तान में इस तरह का टकराव होता है, जब भी सरकार खतरे में आती है, तो हिंदुस्तान का जिक्र जरूर होता है। या तो अपोजिशन पार्टी वजीर आजम पर भारत का एजेंटों का इल्जाम लगा देती है, या फिर सरकार की तरफ से विपक्ष पर भारत का हमदर्द होने का इल्जाम लगाया जाता है। और इस बार भी यही हुआ। इस चक्कर में पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के एक बड़े झूठ का पर्दाफाश कर दिया। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान के होम मिनिस्टर शेख रशीद ने मुंबई के आतंकवादी हमलावर अजमल कसाब का जिक्र किया और यह माना कि कसाब पाकिस्तानी था, और यह भी कह दिया कि भारत को उसका पता नवाज शरीफ ने दिया था। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। प्राइम मिनिस्टर साहब डटे रहना। मैं तो आपको बहुत अर्ज करता रहता हूं, मैं अपनी गुजारिशात आपकी मेहरबानी है। वाकई में एक सारा आसफ जरदारी भी रात को कह रहा था कि मैं वाकई में इमरान खान साहब एक सीट का लीडर हूं। सारी जिंदगी मैंने ये 2 और 1 सीट की सियासत की है, लेकिन मुझे फख्र है कि मैंने इमरान खान के साथ सियासत की है। और कौम के एक जो अल्लाह ने इस वक्त आपको मकबूलियत दी है, ये इलेक्शन के वक्त भी आपके हालात ऐसे नहीं थे। ये सब चल के आएंगे वापस आपके पास, पर इनको ठुड्डा मारना। आप माफ कर देते हैं, माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सारे लोग थोड़े अरसे की बात है, थोड़े अरसे की बात है। मैं तो पहले आपसे कहता था असेंबलियां क्या कर दें, इलेक्शन में जाएं। मैं आपसे अर्ज करता था कि यहां लगाएं गवर्नर राज, मैं आपसे अर्ज करता था इमरजेंसी, लेकिन आपको पीटीआई से मेरा कोई तल्लक नहीं इमरान खान साहब, मेरा तल्लक आपकी जात से है, जीते और मरते तक। पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के ऑपोजिशन के लोग बार बार हिंदुस्तान का जिक्र करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत को हम इस तरह से न देखें जैसे हम अपने मुल्क की सियासत को देखते हैं। हमारे यहां पार्लियामेंट में मेजॉरिटी माइनॉरिटी का फैसला राजनीतिक दल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये पार्लियामेंट के चुने हुए मेंबर तय करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये सिर्फ दिखावे के लिए होता है। वहां वजीर आजम कौन होगा ये फौज डिसाइड करती है। वो कब तक कुर्सी पर रहेगा ये भी फौज के जनरल तय करते हैं। चुनाव कौन कौन जीतेगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किसके साथ रहेगी, इसका फैसला भी फौज करती है। इमरान खान को भी फौज ने बनाया, फौज ने चलाया, और जिस दिन इमरान खान को गलतफहमी होने लगी कि वो पाकिस्तान की जनता के दम पर प्राइम मिनिस्टर हैं, फौज से टकरा सकते हैं, उसी दिन उनका जाना तय हो गया। असल में पिछले साल अक्टूबर में उस वक्त के आईएसआई चीफ फैज हमीद के ट्रांसफर के मुद्दे पर इमरान खान और जनरल बाजवा के रिश्ते खराब होने शुरू हुए थे। बाजवा ने फैज हमीद के ट्रांसफर का लेटर इमरान के पास दस्तखत के लिए भेजा, तो पहले इमरान ने उसे रोक लिया। बाजवा इस नाफरमानी से नाराज हो गए। हालांकि बाद में डर कर इमरान खान ने सिग्नेचर कर दिए, लेकिन जनरल बाजवा ने शायद उसी दिन तय कर लिया था कि इमरान खान को अब हटा दिया जाएगा। कवायद शुरू हो गई थी। अब इमरान पाकिस्तान के लोगों से कह रहे कि इंडियन आर्मी कितनी अच्छी है, इंडियन फौज कभी भी चुनी हुई सरकार के काम में दखल नहीं देती। जाहिर है यह बात भी जनरल बाजवा को पसंद नहीं आई। आज इमरान खान ने आर्मी चीफ को मनाने की आखिरी कोशिश की, सौदेबाजी हुई, लेकिन बाजवा अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो काफी आगे जा चुके हैं। अब यह बात सिर्फ 2-4 दिन की है जब इमरान की कुर्सी जाएगी और पाकिस्तान की फौज अपनी पसंद के लीडर को वजीर आजम बनाएगी, और हमेशा की तरह फौज ही पाकिस्तान की सरकार को चलाएगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से आज बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर आई। राजस्थान में एक बेकसूर डॉक्टर की मौत ने पूरे देश को हिला दिया। देश भर के डॉक्टर्स आज इसी मौत की बात कर रहे हैं। जितने भी डॉक्टर से मेरी बात हुई वो दुखी हैं, नाराज हैं, परेशान हैं, क्योंकि राजस्थान के दौसा में एक लेडी डॉक्टर को पुलिस ने इतना डराया, इतना धमकाया कि उसने घबराकर अपनी जान दे दी। इस लेडी डॉक्टर का कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक क्रिटिकल मरीज की जान बचा नहीं पाई। पुलिस ने बिना सोचे समझे, बिना कानून देखे
डॉक्टर के खिलाफ दफा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस और लोकल लीडर्स के मेंटल हैरेसमेंट से यह डॉक्टर इतनी परेशान हो गई, इतना डर गई कि उसने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने मौत को गले लगाने से पहले 5 लाइन की चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी दिल चीरने वाली है। एक डॉक्टर की मजबूरी, उसकी बेबसी, उसका डर, उसका खौफ, सब कुछ इस चिट्ठी में साफ झलक रहा है। डॉक्टर अर्चना शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट थी, 2 बच्चों की मां थी, राजस्थान की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट थी, लेकिन पुलिस के खौफ ने डॉक्टर अर्चना शर्मा की जान ले ली, उन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या नहीं की, सुसाइड नहीं किया, उनकी हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, उन्हें मरने के लिए मजबूर किया गया। ये कड़वा सच है कि राजस्थान पुलिस ने एक मरीज की मौत के बाद डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर लिया। इससे परेशान होकर डॉक्टर अर्चना शर्मा ने फांसी लाकर जान दे दी और अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उनकी मौत ही उनकी बेगुनाही का सबूत होगा। डॉक्टर अर्चना शर्मा का यह छोटा सा सुसाइड नोट रूह कपाने वाला है। यह एक मां का आखिरी खत है जिसमें उसे अपने बच्चों की फिक्र है। यह एक पत्नी का आखिरी खत है जिसमें उसे अपनी पति की चिंता है। यह एक डॉक्टर का आखिरी खत है जिसमें डॉक्टर की हत्या न करने की गुजारिश है। कुल 5 लाइनें हैं, लेकिन इन 5 लाइनों में डॉक्टर अर्चना का पूरा दर्द, उनकी पूरी पीड़ा छुपी है। आप सुनेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं मेरे पति, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। कृपया मेरे मरने के बाद इन्हें परेशान नहीं करना। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने किसी को नहीं मारा। पीपीएच एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, इसके लिए डॉक्टरों को प्रताड़ित करना बंद करो। मेरा मरना शायद मेरी बेगुनाही साबित कर दे। डोंट हैरेस इनोसेंट डॉक्टर्स प्लीज। लव यू। मेरे बच्चों को मां की कमी कभी महसूस नहीं होने देना। डॉक्टर अर्चना शर्मा का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उन्हें सजाए मौत मिल गई। उनके बच्चे बेमां के हो गए और वो दूसरों के बच्चों की जान बचाती थी, लेकिन उनके खिलाफ मर्डर का चार्ज लगा दिया गया। डॉक्टर अर्चना शर्मा के पति भी डॉक्टर हैं। दोनों का दौसा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। 2 दिन पहले गंभीर हालत में आशा बैरवा नाम की एक महिला को उनके हॉस्पिटल में लाया गया। आशा प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी होनी थी, केस कॉम्प्लिकेटेड था। आशा की हालत इतनी सीरियस थी कि 2 हॉस्पिटल पहले ही हाथ खड़े कर चुके थे। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने मरीज के परिवार वालों की गुजारिश पर महिला को एडमिट कर लिया, क्योंकि इससे पहले भी एक बार आशा बैरवा की डिलीवरी डॉक्टर अर्चना शर्मा ने ही करवाई थी। सिजेरियन से उनके ट्विंस हुए थे। इस बार भी बड़ी जद्दोजहद के बाद डॉक्टर अर्चना शर्मा ने डिलीवरी करवा दी, लेकिन कुछ देर बाद महिला को ब्लीडिंग होने लगी। ब्लीडिंग कुछ ज्यादा हो गई। तमाम कोशिशों के बाद डॉक्टर ब्लीडिंग नहीं रोक पाए। ज्यादा खून बह जाने के कारण आशा बैरवा की मौत हो गई। परिवार वाले डेड बॉडी को घर ले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ लोकल लीडर्स महिला की लाश को लेकर वापस हॉस्पिटल पहुंच गए। हंगामा करने लगे, पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने बिना सोचे समझे डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ दफा 302 के तहत मर्डर का केस दर्ज कर लिया, यानी डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मुकदमा। बस इसी बात से डॉक्टर अर्चना शर्मा बहुत परेशान हो गई। उन्हें लगा अब पुलिस उन्हें जेल भेज देगी। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने पुलिस को पूरी बात बताई, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया, पूरी फाइल दिखाई, लेकिन पुलिस ने फिर भी मर्डर का केस बना दिया। डॉक्टर अर्चना शर्मा के पति डॉक्टर सुदीप उपाध्याय ने बताया कि लोकल लीडर्स के प्रेशर में पुलिस ने फर्जी केस बनाया और जेल जाने के डर से उनकी वाइफ ने आत्महत्या कर ली। परसों एक आशा बैरवा की डिलीवरी हुई थी हॉस्पिटल में और वो लेडी कॉम्प्लिकेटेड थी। पहले उसको लालसोट से रेफ़र किया, दौसा से रेफ़र किया जयपुर से फिर उन लोगों का फ़ोन आया कि साहब यहाँ तो हमारा ज़बरदस्ती लाइगेशन भी करेंगे, हमारे 3 लड़कियाँ हैं, तो आप ज़बरदस्ती लाइगेशन नहीं करो तो हम लालसोट आ जाए। तो हमने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल कोई क्यों लाइगेशन करेगा, आपकी इच्छा है।
और उस महिला का पहला सिजेरियन भी यही हुआ था जिसमें उसको ट्विंस हुए थे। तब वो लालसोट आ गए, उसकी डिलीवरी हुई, नॉर्मल सिजेरियन हो गया उसका। 2 घंटे बाद उसको मैसिव पीपीएच हुआ, एटोनिक पीपीएच हुआ। हम बहुत देर तक 2 घंटे तक जूझते रहे उससे, 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया पर हम उसको बचा नहीं पाए। उसके घर वालों ने ये सब चीज़ देखी थी कि हमने कितनी मेहनत करी उस पर, सारा हॉस्पिटल बंद करके, सब ओपीडी बंद करके। तो घर वाले तो हाथ जोड़ते हुए हमसे कह रहे थे, साहब आपने तो पूरी कोशिश की थी बचाने की, हमारी तकदीर ख़राब थी। तो वो उन्होंने कहा कि साहब एम्बुलेंस भिजवा दो बस इसको घर छुड़वाने के लिए। तो हमने एम्बुलेंस उनको फ्री में भेजी और वो घर ले गए। घर ले जाने के बाद वहाँ पे अंतिम संस्कार की तैयारियाँ कर रही थी। फिर मुझे बताया किसी ने कि बल्ल्या जोशी, शिवशंकर बल्ल्या जोशी वहाँ पे घर जाके उनको उठा के लेके आया कि मैं तुमको खूब अच्छा मुआवजा दिलवाऊंगा। अस्पताल को, लाश को लाके हॉस्पिटल के आगे पटक दिया। 100-200 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली और भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेताओं को बुला लिया उसने, हरकेश मटलाना, एक जितेंद्र गोठवाल, और फिर ये भी आ रही थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना भी आ रहे हैं। ये शिवशंकर बल्ल्या जोशी पहले भी आनंद हॉस्पिटल में फिरौती ब्लैकमेल की पहले कोशिशें करता रहा है। हमने उसके खिलाफ एफआईआर भी दी थी पर पुलिस डॉक्टर किरोड़ी मीना के दबाव में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करती। वो लालसोट थाने का हिस्ट्री शीटर है, पहले पुलिस वालों का सिर भी फोड़ चुका है, पर हर बार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना उसको बचा लेते हैं और उनके नाम पे वो गुंडागर्दी करता है। हमने पूरी कोशिश करी ये मामला टले, लेकिन आखिर पुलिस वालों ने उसके दबाव में दफ़ा 302 हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। सुबह जब डॉक्टर अर्चना ने यह खबर पड़ी तो वो घबरा रही थी, बोले बल्ल्या जोशी, ये महेश बिहारी वगैरह पत्रकार क्या मुझे जेल भेज देंगे? तो उसको लगा ये तो अब मुझे जेल भेज देंगे। मैं उसको समझाया कि नहीं, ऐसी जेल नहीं होती, पर शायद उसकी दहशत निकल नहीं पाई और उसने मुझे भी नहीं बताया और 11:30 बजे के आसपास उसने सुसाइड कर लिया। मेरी आप सबसे विनती है कि ये लाश अस्पतालों को आगे लाशों के रखने का ये जो सिस्टम है ये बंद होना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मैना जैसे नेताओं को, इन गुंडों को संरक्षण देना बंद करना चाहिए और ऐसे जो छुटभइये नेता हैं बल्ल्या जोशी जैसे, इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो अस्पतालों को ब्लैकमेल करते हैं। और ऐसे जो एसएचओ और डीएसपी हैं जो 302 का मामला दर्ज करते हैं, इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, तभी मेरी पत्नी को न्याय मिलेगा, नहीं तो ये न्याय अधूरा ही रहेगा। डॉक्टर सुनीत उपाध्याय जो इल्जाम लगा रहे हैं वो गंभीर हैं। ब्लैकमेल की, गुंडागर्दी की, गुंडों को प्रोटेक्शन की गहराई से जांच होनी चाहिए। अगर वाकई में लोकल लीडर्स ने पुलिस पर प्रेशर बनाया तो नेताओं को भी पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कैसे किया? डॉक्टर के खिलाफ इलाज में लापरवाही का केस हो सकता है, डॉक्टर के खिलाफ गलत इलाज का केस दर्ज हो सकता है, डॉक्टर के खिलाफ वक्त पर इलाज न करने का केस हो सकता है। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इलाज के दौरान किसी मरीज की मौत के बाद डॉक्टर के खिलाफ दफा 302 में एफआईआर नहीं हो सकती। हां, अगर जांच में कुछ ऐसा पाया जाता है तो मुकदमे के दौरान अदालत की परमिशन से दफा 302 जोड़ी जा सकती है, लेकिन अदालत की परमिशन से। लेकिन दौसा पुलिस ने डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ सीधे 302 में एफआईआर दर्ज कैसे की, इसकी जांच भी होनी चाहिए। दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। डॉक्टर अर्चना के सुसाइड लेटर का एक एक शब्द कानों में बार बार गूंजता है। डॉक्टर अर्चना की मौत से पूरे देश के डॉक्टर्स में गम है, गुस्सा है। एम्स समेत देश के तमाम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने आज डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ हुए अन्याय के खिलाफ काली पट्टी बांधकर काम किया। राजस्थान के ज्यादातर शहरों में डॉक्टर सड़कों पर उतर आए। दौसा में आम लोगों ने भी अपनी दुकानें बंद की। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दौसा के मेडिकल स्टोर्स बंद रहे, सरकारी डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। डॉक्टर्स का कहना है कि वो तो अपनी तरफ से हमेशा मरीजों को बचाने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर भगवान नहीं होता। अगर हजारों लोगों की जान बचाने वाला डॉक्टर किसी एक मरीज को न बचा पाए तो क्या उसे हत्यारा घोषित कर देना चाहिए? ये कहां का इंसाफ है? डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ जो हुआ वो पूरे सिस्टम के मुंह पर कालिक है। कोई भी डॉक्टर किसी मरीज की हत्या नहीं करना चाहता। हत्या कैसे करेगा? वो तो बचाने के लिए जीवन, हर मरीज को जीवन दान देने का प्रयास करता है। किसी तरह से अपनी जान लगाकर ही मरीज की जान बचाता है और इतने मरीजों की जान बचती है। उन हजारों केसों में से यदि किसी मरीज की आयु भी कम है, भगवान ने यदि उसका बुलावा आ गया और मरीज को एक्सपायर हो जाता है तो उसमें डॉक्टर का क्या दोष है बताओ? लेकिन उसके लिए उस डॉक्टर को दोषी ठहराकर उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसको मेंटली हरेस किया जाता है और इतना मेंटली हरेस किया जाता है कि उस डॉक्टर को अपनी जीवन लीला भी समाप्त करनी पड़ जाती है। दौसा के डीएम ने भी माना कि इस मामले में पुलिस की तरफ से लापरवाही तो हुई है,
मामले की जांच डिविजनल कमिश्नर को सौंप दी गई है। अब राजस्थान में जिम्मेदार पद पर बैठा हर आदमी कह रहा है कि डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ बहुत बुरा हुआ, उनके साथ नाइंसाफी हुई, जुल्म हुआ, लेकिन कोई ये नहीं बताता ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हेल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा दोनों कह रहे हैं बड़ा गलत हुआ, दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। अशोक गहलोत ने ट्विटर पर लिखा कि दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या की घटना बेहद दुखद है। हम सभी डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं। हर डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होते ही डॉक्टर पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। अगर इसी तरह डॉक्टर्स को डराया जाएगा तो वो निश्चिंत होकर अपना काम कैसे कर पाएंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड के दौरान डॉक्टर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की थी, इसलिए डॉक्टर्स से इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा ने कहा डॉक्टर अर्चना शर्मा ने जो मौत हुई उनकी, उस पर लोगों की नाराजगी जायज है, सरकार जांच करवा रही है, जल्दी ही दोषी भी सलाखों के पीछे होंगे। ये बहुत दुखद घटना है और इतनी दुखद है कि कुछ कह नहीं सकते। एक थोड़ी सी लापरवाही के कारण एक महिला को सुसाइड करना पड़ा। पुलिस को 302 में मामला दर्ज नहीं करना चाहिए था, जांच में रख लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट जब कह चुका 302 में मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है डॉक्टर के खिलाफ, तो पुलिस ने फिर क्यों किया? तो ये जांच का विषय है, डिविजनल कमिश्नर इसकी जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। डॉक्टरों में सब में रोष है कि एक बहुत ही गलत काम हुआ है ये 302 में दर्ज करना, तो डॉक्टर इससे भयभीत है और इसकी पुनरावृत्ति कभी होनी नहीं चाहिए। और चिकित्सक समाज में कंप्लीट रूप से स्वाभाविक है उनका रोष होना, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इस पर कोई न कोई निर्णय बहुत जल्दी लेंगे। इस मामले में किरोड़ी लाल मीणा का नाम आया है। राजस्थान में बीजेपी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो गंभीर है। तो हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने किशोरी लाल मीणा का पक्ष जानने के लिए उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा इस तरह के मामले में सियासत ठीक नहीं है, गलती पूरी तरह पुलिस की है। वो ना तो अपनी गलती मानने को तैयार है, ना अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की। वो सारी गलती पुलिस पर थोप रहे हैं जिसने हत्या का केस दर्ज किया। जब उनसे पूछा गया डॉक्टर अर्चना के पति उनका नाम क्यों ले रहे हैं, तो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा हो सकता है उनके राजनीतिक विरोधी उनसे मिले हुए हों। झूठ बोल रहे हैं, मेरा कोई दबाव नहीं, कांग्रेस का राज है। वहाँ कांग्रेस के मंत्री, कैबिनेट के मंत्री हैं माननीय परसादी लाल जी, और महत्वपूर्ण मंत्री हैं, एक्साइज और हेल्थ के मंत्री हैं, उनके आगे मेरा कोई दबाव नहीं चलता और मैं ऐसे मामलों में दबाव डालता नहीं हूँ। दोषी की कोई जाति नहीं होती, दोषी ने दोष किया है, बल्ला जोशी ने गिरफ्तार करो, कार्रवाई करो। मैं कहाँ रोक रहा हूँ, मैं तो दिल्ली में बैठा हुआ हूँ। ये दोषारोपण है, ये राजनीतिक दुर्भावना से किया जा रहा है वो डॉक्टर के द्वारा। वो बल्ला जोशी ऐसा आदमी नहीं है जैसा वो उस पर आरोप लगा रहे हैं। वही कोई फिरौती नहीं मांगता, वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। उसने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गलती पुलिस की थी कि उन्होंने 302 का मुकदमा उस महिला डॉक्टर के खिलाफ दर्ज किया, जो नहीं होना चाहिए था। लापरवाही का अगर बनता था तो करना चाहिए था, लेकिन 302 का मुकदमा दर्ज करते ही वो महिला डॉक्टर डिप्रेशन में आ गई, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली, मौत को गले लगा लिया। वो गलत है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, मैं मांग करता हूँ। आपका नाम फिर क्यों इसमें लिया जा रहा है डॉक्टर की तरफ से? राजनीतिक द्वेष भाव है। डॉक्टर वहाँ के मंत्री से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। परसादी लाल जी से जो कैबिनेट के मंत्री हैं, जिनके सामने मैं चुनाव लड़ा हूँ, जिनको मैं हरा चुका हूँ, तो दुर्भावना से ग्रसित होकर वो डॉक्टर मेरा नाम ले रहे हैं। यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर नॉन स्टॉप चल रहा है। गुंडों और बाहुबलियों के बाद अब बाबा के बुलडोजर ने बिल्डर माफिया के खिलाफ जबरदस्त एक्शन शुरू किया। आज मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बुलडोजर चला। हजरतगंज जैसे पौश और महंगे इलाके में नजूल की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई बिल्डिंग को गिरा दिया गया। याददान बिल्डर ने सरकारी जमीन पर यह बिल्डिंग बनाई थी। आज लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम पुलिस की सुरक्षा में बुलडोजर लेकर आई और इस इमारत को गिरा दिया। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह का कहना है कि याददान बिल्डर ने इस बिल्डिंग के ज्यादातर फ्लैट्स बेच दिए थे। याददान बिल्डर के मालिक फाहद और शायम हैं। ये दोनों भाई पहले बीएसपी से जुड़े थे और फिर जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी के साथ हो गए। चूंकि बिल्डर
सत्ताधारी नेताओं के नजदीकी थे। इसी वजह से इन दोनों भाइयों ने नजूल की जमीन पर कब्जा करके 6 मंजिला बिल्डिंग बनाई, 60 फ्लैट बनाए, सारे फ्लैट बेच दिए। लेकिन आज इस बिल्डिंग पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। बिल्डर का दावा है कि उसकी अपील हाईकोर्ट में पेंडिंग है। प्रशासन ने वन साइडेड एक्शन लिया है। बिल्डर के वकील आसिफ रिजवी ने कहा कि प्रशासन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया और बिल्डिंग गिरा दी। बात यह है कि जब हमारी कोई अपील ऑलरेडी फाइल है तो आप उसको कैसे जो है लॉ के खिलाफ जाके काम कर सकते हैं और उसको तोड़ सकते हैं। अगर ये कहते हैं कि हमारी अपील नहीं फाइल है तो ये पूरी इसकी कॉपी है, ये उसकी रिसीविंग्स है, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अगर वो भी मैं मान लेता हूँ कि वो उसको इन्होंने अगर ये कह देते हैं कि साहब मैंने उसको शासन से खारिज करा दिया, तो उसके पास भी 30 दिन का टाइम होता है। आप हमें 30 दिन हमें नोटिस देंगे और हमें बताएंगे कि हम ये करने जा रहे हैं, वो भी फॉलो नहीं है। उसके बाद जब इस पिटीशन को मैंने आज एक्सेप्ट करा दिया और इसकी कॉपी मैंने इनको दी तो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट की कॉपी लेने से इनकार कर दिया। क्या इसमें कोई स्टे है कि आप इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ सकते हैं? एलडी का जो लॉ है वो ये कहता है कि जब आपकी अपील पेंडिंग है तो इट इटसेल्फ इज अ स्टे, उसमें कोई स्टे की स्पेशली कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्डर हमेशा कानूनी दांवपेच का सहारा लेते हैं। बिल्डिंग बनती रहती है, लेकिन प्रशासन ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करके जो बिल्डिंग गिराई, ये अच्छी बात है। सवाल सिर्फ इतना है कि उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने में लगा दी थी। उनका तो कोई कसूर नहीं है। जिन लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं, आज वो दिन भर टकटकी लगाए अपने फ्लैट्स पर बुलडोजर चलता हुआ देखते रहे। इन लोगों ने कहा कि सरकार को उन अफसरों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए जिनकी नाक के नीचे नजूल की जमीन पर बिल्डिंग बनती रही और वो 6 साल तक सोते रहे। खरीदारों का कहना है कि सरकार बिल्डर से उनका पैसा वापस करवाए, क्योंकि बिल्डिंग गिरने से तो बिल्डर का कोई नुकसान नहीं हुआ, पैसा तो आम लोगों का डूबा। कुल 4 फ्लैट हैं आपके? ये रजिस्ट्री हुई है 3 और चौथा जो मेरे बेटे ने किसी अपने मित्र को भी जब इन्होंने कहा होगा और ये ले लो, इसमें उसने भी लिया। कितने रुपए के हिसाब से फ्लैट बेचे जा रहे थे आपको? भैया जी ये 35-40, मैं रजिस्ट्री दिखाऊंगा तो उसमें जो 40 लाख हमें लगता है कमीशन है। पेपर्स वगैरह तो आपने चेक कराए होंगे ना, चूक कैसे हो गई आखिर? नहीं, पेपर भैया चेक कराते हैं तो ये लोग वहाँ पैसा खिला रहते हैं। जहाँ जाइए चेक कराने वो कहते हैं सही है। भाई एलडीए तो चेक करेगा, एलडीए आज गिरा रहा है तो अब तक बिल्डिंग कैसे खड़ी हुई ये बताइए हमको। इसका उत्तर कौन देगा? भाई बुलडोजर चलवाइए, जनता का क्या होगा? जो जनता मर रही, जिसकी गाड़ी कमाई जा रही, उसके लिए क्या होगा भाई? उसके लिए तो सर यहाँ पर मौजूद है, आपने किसी से बात की, बोलने को तैयार है? इनकार कर दिया उन्होंने, बात करने से इनकार कर दिया। वो किससे जुड़े हैं किससे, इससे मेरा क्या लेना देना। आप चाहते हैं कि आप लोगों का पैसा मिले या तो फ्लैट वापस मिले? पैसा मिले, सरकार इस पे जो है कार्रवाई करे, इनको जेल में डाले, हमारा पैसा रिकवर कराए। चेक कराए गए थे, 7 मंजिल तक पास बताया गया था। जो नक्शा दिखाया गया वो भी 7 मंजिल पास दिखाया गया। और जब करीब 100 लोगों ने इसमें फ्लैट लिया था, रजिस्ट्री कराई थी, तो हम लोगों ने भी लिया। हम लोगों ने कर्जा उधार लोन ब्याज लेके फ्लैट लिया। जब पोजीशन की स्थिति में आ रही थी, भाई 4-5 साल से ये बिल्डिंग बन रही, तब कोई संज्ञान नहीं दिया गया। भाई शासन प्रशासन की भी कहीं तक जिम्मेदारी बनती है कि इतनी बड़ी अगर बिल्डिंग बन रही है तो अधिकारी, तब तो पैसा अधिकारी लेते रहे और बिल्डिंग बनती रही। अब हम गरीब कहाँ जाएं? गिराई गई बिल्डिंग में घर खरीदने वालों के सवाल लेकर हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस गए और वहां उन्होंने एलडी के सेक्रेटरी पवन गंगवार से बात की। पवन गंगवार ने कहा कि फ्लैट बायर अपनी शिकायत लेकर रेरा के पास जा सकते हैं। जहां तक बिल्डिंग पर पहले एक्शन नहीं लिए जाने का सवाल है, तो पहले भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन बिल्डर नहीं माना, उसने काम जारी रखा। आखिरकार आज बिल्डिंग गिरानी पड़ी। बेसिकली आवंटियों के हित संरक्षण के लिए रेरा एप्रोप्रिएट फोरम है और आप सभी आवंटी अपना रेरा में अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हुए अपना अनुतोष ले सकते हैं और वही एक विधिक तरीका है जिसके माध्यम से आवंटियों को राहत मिल सकती है। एक और सवाल सर लोग पूछना चाह रहे थे कि रातों रात तो इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ नहीं होगा, लंबे समय से निर्माण चल रहा था। क्या कुछ ऐसी भी बात सामने आई है, कुछ एलडीए के जो लोकल अधिकारी रहे हों, कुछ उनकी संलिप्तता सामने आई हो कि उनकी संलिप्तता के बगैर इस तरीके की बड़ी बिल्डिंग का निर्माण होना शायद संभव नहीं था? इस बिल्डिंग में जो प्रथम बार कार्रवाई प्रारंभ हुई थी वो बेसमेंट स्तर पर जब कार्य प्रारंभ किया गया था, उस समय ही नोटिस वगैरह देते हुए निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा गया था। लेकिन उसके उपरांत भी बिल्डर के द्वारा लगातार निर्माण कार्य किया गया
और विहित प्राधिकारी के ध्वस्तीकरण आदेश के बाद भी अपील वगैरह सारी लीगल रेमेडी उनके द्वारा एग्जॉस्ट की गई हैं और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और चलते चलते आपको दिखाता हूं कि कव्वाल पर बवाल कैसे हुआ। मशहूर कव्वाल शरीफ परवाज की कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट पर हंगामा कैसे हुआ। 2 दिन पहले शरीफ परवाज का मध्य प्रदेश के रीवा में एक प्रोग्राम था। भीड़ देखकर शरीफ परवाज को ज्यादा ही जोश में आ गए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर ऐसी बात कह दी जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुरी लग गई। योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाहे लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। जब शरीफ परवाज की वीडियो पर चर्चा हुई, रिएक्शन आने लगे तो वो घबरा गए। हमारे संवाददाता कानपुर में उनके घर पहुंचे, उनसे बात की। उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। मैंने मोदी जी या योगी जी के शान में गुस्ताखी नहीं की। अगर जुबान से मेरी कुछ निकला है, अगर लोग उसको गलत समझ रहे हैं, उसको गलत ना समझे। मैंने गरीब नवाज के लिए कहा है। वो मोदी जी, योगी जी, अमित शाह मेरे दिल में हैं। मैं हिंदुस्तानी हूँ तो मैं उनको भी चाहता हूँ। देखिए, मैंने भी वोट दिया है तो मैं भी चाहता हूँ उनको, ऐसी बात नहीं है। मैंने उनके लिए भी लॉकडाउन में गाया, मोदी जी के लिए भी। मैंने मोदी जी या योगी जी और अमित शाह के लिए नहीं कहा। वो मेरे महान हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे लिए वो मेरी जान है, ऐसी बात नहीं है। चूँकि हम हिंदुस्तान में हैं, उन्हीं के छत्र छाया में। मगर मोदी जी, योगी जी आज पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं माशाल्लाह। तो मुसलमान भी उनके साथ है, ऐसी बात तो है नहीं कोई। हम भी है, कोई मेरा धर्म ईमान नहीं है कि हम कव्वाली सिर्फ गाएं। हम तो सब कुछ गाते हैं। अगर मैंने ऐसा बोला है तो गरीब नवाज के लिए बोला है। मैंने जो भजन गाए हैं तो मैंने बहुत गाए हैं। मुरली वाले तेरी मुरली में है वो दम, बजाते हो मोहन जिस दम, तो राधा नाचे यूं छम छम। अगर हम ये सोचते हैं मुसलमान में नहीं गाएंगे तो क्यों गाते हैं? मैंने गाया, बहुत गाया। भजन बिना चैन ना आए रामा, बहुत गाया। शाम सवेरे पिया करो तुम राम नाम का जाम, बोलो राम राम राम, तो मैंने गाया, बहुत से गाए। शरीफ परवाज मशहूर कव्वाल हैं, बहुत पॉपुलर हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है उन्होंने रॉ में बहते कुछ ऐसी बात कह दी हो जिससे लोग नाराज हो गए हों। अब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है और मुझे लगता है इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। इसको ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।